हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने फोर्स के बारे में बात की थी, फोर्स की डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो हैं उसका आइडिया लिया था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉज हमें दिए थे, हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई चीज़, ये जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पे रख दिया, जितना टाइम मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा उतना टाइम इसकी स्टेट चेंज नहीं होएगी। अगर ये अभी ये रेस्ट पे है, कब तक ये रेस्ट पे रहेगा? जितना टाइम मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता। अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं तो ये रेस्ट पे ही रहेगा। अगर मान लो कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो मोशन में ही रहेगी जितना टाइम उसको हम उसकी स्टेट उसको रेस्ट में लेके आने के लिए उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। ओके, तो यही न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन है। हम लिख लेते हैं, इट स्टेट्स दैट इफ एनीथिंग एट रेस्ट remains at rest and or anything in motion remains in motion until or unless any external force is applied on it, जितना टाइम हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे उतना टाइम इसकी स्टेट चेंज नहीं होएगी। स्टेट चेंज होने का मतलब रेस्ट से मोशन में आना या मोशन से रेस्ट में आना। ओके, तो इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। या इसकी एक बात, पहले एक एग्जांपल है, जैसे फुटबॉल है तो हम पहले वो मोशन में थी, अभी इस स्टेट में वो मोशन में, हमने फुटबॉल को किक कर दिया तो वो मोशन में आ गई, तो वो थोड़ा डिस्टेंस चल के अपने आप रुक जाती है। अभी कई बच्चों के दिमाग में ये आता है कि हमने तो कोई फोर्स लगाई नहीं, ये तो अपने आप रुक गई। पर न्यूटन फर्स्ट लॉ तो ये कह रहा है कि जितनी देर हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे वो उसी स्टेट में रहेगी। तो ये अपने आप क्यों रुक गई? क्योंकि इसके ऑपोजिट फोर्स तो लग रही है ना, एयर फ्रिक्शन ही इसको रोक देगा। ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ को मैं बात कर रहा था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है किसी अपनी स्टेट को चेंज होने, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करना चाह रहे हैं, ये अपोज कर रहा है, ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने दे रहा। मीन्स रेस्ट में है तो इसकी टेंडेंसी ये है कि ये रेस्ट में ही रहे। अगर ये मोशन में है तो इसकी टेंडेंसी ये है कि ये मोशन में ही रहे। तो टेंडेंसी टू रेजिस्ट, दैट इज इनर्शिया, टेंडेंसी टू रेजिस्ट। 3 तरह का हम इनर्शिया पढ़ते हैं। जब टाइप्स करेंगे तो मे बी इनर्शिया आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। 3 तरह का इनर्शिया पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड इज इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वन बाय वन देखते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि टेंडेंसी टू रेजिस्ट, अपनी स्टेट चेंज होने को अपोज करना। मीन्स पहले वो रेस्ट में था तो वो अब उसकी टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। मीन्स जैसे हम पैसेंजर की बात कर लें कि कोई पैसेंजर था,
ये किसी बस में ऐसे खड़ा है कोई पैसेंजर, बस अभी रेस्ट पे है, बस ने सडनली मूव करना स्टार्ट कर दिया, सडनली मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो ये पैसेंजर जो है ये बैकवर्ड डायरेक्शन, ये पीछे की तरफ गिरेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ गिरेगा। क्यों? क्योंकि देखो पहले तो ये बस के टच में था, बस के टच में था, रेस्ट पे थे दोनों, जब बस ने मूव करना स्टार्ट कर दिया तो इसके जो पैर हैं, फीट हैं जो इस पैसेंजर के, वो तो बस के टच में है, वो भी साथ साथ बस के साथ ही मूव करने लग गए, पर इसकी जो अपर बॉडी है वो रेस्ट में थी, वो पहले रेस्ट में ही रहना चाहेगी, तो ये जो इसके लोअर बॉडी है वो तो बस के साथ आगे निकल गई, बट अपर बॉडी अभी भी वही है, मतलब अपोज कर रही है अपनी स्टेट चेंज होने को, तो वो एज अ रिजल्ट पैर आगे निकल गया और पीछे की तरफ गिर गया वो। तो दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, टेंडेंसी टू अपोज द चेंज ऑफ, मतलब रेस्ट में है जो उस स्टेट को चेंज होने को अपोज करना, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इस पे एज सच इनर्शिया ऑफ रेस्ट मोशन, इसकी डेफिनेशन करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसकी एग्जांपल्स जरूर कर लो, क्योंकि डेफिनेशन एज सच पूछी भी नहीं जाती, बस जस्ट आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये है क्या। इसकी एग्जांपल कर सकते हो आप, ए पैसेंजर स्टैंडिंग या सिटिंग इन अ बस, स्टैंडिंग इन बस एट रेस्ट, जो रेस्ट पे था, फॉल्स बैकवर्ड की तरफ फॉल होएगा, कब? जब बस स्टार्ट कर देगी मूव करना सडनली, व्हेन बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, सेकंड इज इनर्शिया ऑफ मोशन। अभी आपने देखा होगा कि बहुत स्पीड से हम आ रहे हैं, कार में आ रहे हैं, बस में आ रहे हैं, सडनली हम ब्रेक अप्लाई कर दें तो हम आगे की तरफ गिरते हैं, इसीलिए तो कार जो है उसमें सीट बेल्ट जो है वो बेल्ट्स लगाई जाती हैं, ताकि जब एकदम से ब्रेक लगे तो हम आगे की तरफ ना गिरें और हमारे कोई चोट वगैरह ना आए। तो उस केस में इनर्शिया ऑफ मोशन की हम बात करते हैं कि देखो सडनली अगर आपने ब्रेक लगा दिए तो क्या है, ये पैसेंजर वाली एग्जांपल ही कर लेते हैं। मान लो पैसेंजर था, वो बस में था, इस केस में बस रेस्ट पे थी, वो रेस्ट वाली स्टेट को चेंज नहीं होने दे रहा, अभी वो मोशन में है, बस के साथ ही मोशन में है, बस में बैठा है तो वो बस के साथ ही मोशन में है। मान लो बस ने क्या किया, सडनली ब्रेक लगा दिए, तो इसका जो लोअर बॉडी पोर्शन है, जो इसके पैर हैं, वो तो बस के साथ ही रेस्ट में आ जाएंगे, बट अपर बॉडी पहले मोशन में थी, वो भी मोशन में ही रहेगी थोड़े टाइम के लिए, और अपर बॉडी आगे निकल जाएगी, तो वो फॉरवर्ड आगे की तरफ गिरेगा। ठीक है, तो ये अपोज कर रहा है जो उसकी मोशन वाली स्टेट है उसको चेंज होने से मतलब रोक रहा है ये अपर बॉडी पार्ट। ओके, हम लिख सकते हैं ए पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, falls in forward direction in moving bus when, जब suddenly brake apply हो जाए, when brakes applied suddenly, अचानक ही ब्रेक अप्लाई हो जाए। ओके, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? देखो अगर हम कार का मान लो जो डोर है, कार में हम बैठे हैं, जो कार की खिड़की वगैरह उसको ओपन कर दे, उस मान लो वो है ही नहीं, अगर कार को हम ऐसे रोटेट करते रहें तो हम ऐसे फॉरवर्ड में आएंगे, इस तरह बाहर की तरफ गिरेंगे, क्योंकि जब वो ऐसे टर्न लेगा तो पहले तो वो इस तरह जा रहा था, अचानक ही टर्न ले लिया तो हम इस डायरेक्शन में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हमारी बॉडी जिस डायरेक्शन में पहले ही जा रही थी वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगी। ठीक है, दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, टेंडेंसी टू अपोज द चेंज ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट लॉ को हम ऑल्सो कॉल लॉ ऑफ इनर्शिया, हम फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। आगे इनर्शिया के ये टाइप्स आ गए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, अभी हम बात करते हैं सेकंड लॉ की।
सेकेंड लॉ की बात करते हैं। इसमें एक छोटी सी डेरिवेशन भी आपको आएगी और डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी है, उसको फर्दर न्यूमेरिकल्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि किसी बॉडी का मोमेंटम जो चेंज हो रहा है, मोमेंटम का फर्दर हम, चलो मोमेंटम बता ही दूंगा मैं। सेकेंड लॉ इट स्टेट्स दैट, पहले इसकी स्टेटमेंट कर लेते हैं। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी is directly proportional to force applied, मोमेंटम चेंज होना मीन्स कोई बॉडी थी, m मास था, इसके ऊपर फोर्स लगा दी, इसका जो मोमेंटम चेंज हुआ। अभी पहले मोमेंटम देख लेते हैं। मोमेंटम आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, P से डिनोट करते हैं मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर पहले ये u वेलोसिटी से जा रहा था, ठीक है, हमने एक्स्ट्रा फोर्स और लगा दी, अभी इसकी वेलोसिटी v हो गई, तो इसका जो मोमेंटम चेंज हुआ mv, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है माइनस mu, ठीक है। मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, तो हम यही बात करते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स जो हमने किसी बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। dp बाई dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म कर दिया मैंने, यहाँ पे लगा दिया कोई k की वैल्यू हम बाय डिफॉल्ट कहते हैं कि 1 है, k जो है वो 1 होता है यहाँ पे, और F आ गया हमारे पास dp बाई dt। अभी मोमेंटम तो आपको पता है, अगर वो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मान लो बॉडी रेस्ट से जा रही है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेंगे तो उसका मोमेंटम भी 0 होएगा। ओके, फाइनली वो v से है तो उसका फाइनल मोमेंटम mv हो गया। तो इस पे लिखेंगे d, मान लो रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी तो मोमेंटम को मैंने लिख दिया m इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी बाय dt। ओके, ये डिफरेंशिएशन आ गया। डिफरेंशिएशन का यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आ गया। क्या होता है प्रोडक्ट रूल? डिफरेंशिएशन ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू एनी x कह लो। इसमें ये दोनों ही वेरिएबल होते हैं u और v। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड बोल दो। पहले तो फर्स्ट वाले को एज इट इज रख देंगे और v का डेरिवेटिव कर देंगे। फर्स्ट u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ b प्लस v एज इट इज सेकंड वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यही चीज हम यहाँ पे लगाएंगे। तो फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू m को एज इट इज रख दिया, डेरिवेटिव ऑफ v dv बाई dt प्लस v एज इट इज dm बाई dt। ओके, तो अभी ये दो चीजें आ गई, प्लस में आ गई। देखो यहाँ पे dm बाई dt जो है ना, हमें पता है कि अगर m मास की ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है तो उसका मास तो चेंज नहीं होएगा ना, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर वो 5 किलोग्राम की है, यहाँ पे ऐसे मूव करते करते यहाँ पे भी वो 5 किलोग्राम ही होएगी। तो हम इस केस में मास को कांस्टेंट कह रहे हैं, मास को हम कांस्टेंट कह रहे हैं, मास चेंज ही नहीं हो रहा। अगर मास चेंज ही नहीं हो रहा तो ये डेरिवेशन जो डेरिवेटिव है वो आपको चेंज ही तो बताता है। अगर मास चेंज ही नहीं हो रहा तो ये dm बाई dt 0 आ गया। और वैसे भी आपको पता है कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये चीज तो 0 बन गई। हमारे पास बचा f इज इक्वल टू m dv बाई dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हम बोल सकते हैं f इज इक्वल टू m इंटू a। हम ऐसा ये फॉर्मूला यूज भी करते हैं। ओके, तो एक बात और देखो, मास यहां पे चेंज नहीं हो रहा, क्या कोई ऐसा केस बनता है जिसमें मास चेंज हो? एक केस होता है, वन केस, रॉकेट वाला, वो सिलेबस में नहीं है, रॉकेट प्रपल्शन।
रॉकेट में पहले कुछ गैसेस होती हैं, रॉकेट का खुद का मास होता है, गैसेस का मास होता है। जब वो ऐसे फ्लाई करके ऊपर जाता है तो गैसेस तो बर्न होती रहती हैं, गैसेस बर्न होके जो बाहर निकलती रहती हैं। तो रॉकेट का मास तो सेम है, पर टोटल नेट मास जो है उसका, गैसेस प्लस रॉकेट का खुद का, वो नेट मास चेंज हो रहा है क्योंकि गैसेस बर्न होके धीरे धीरे बाहर जा रही हैं। तो उस केस में हम लेते हैं कि मास भी हमारा चेंज हो रहा है। ये रॉकेट प्रोपल्शन सिलेबस में नहीं है। ओके, तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी है, ये सेकेंड लॉ की डेरिवेशन है। ओके, आई होप ये समझ आ गया होगा। इसको रब कर देते हैं हम। अभी थर्ड लॉ की बात करेंगे। थर्ड लॉ तो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत इजी है। उसकी एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वो लॉ ऑलमोस्ट हर बंदे को वो लॉ आता ही होता है। थर्ड लॉ क्या कह रहा है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ की स्टेटमेंट क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लिख लो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज equal and opposite reaction, equal and opposite reaction। ओके, अगर मान लो इसकी एग्जांपल मैं कोई दूं आपको, मान लो ये एक दीवार है, वॉल, कोई भी फुटबॉल लगा लो, लेट्स सपोज दिस इज फुटबॉल, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, थोड़ी छोटी बना लेते हैं, ये मान लो ऐसे जा रही है। अगर हम इसको किक कर दें तो ये क्या होएगा? पहले दीवार से स्ट्राइक कर जाएगी और वापस इस डायरेक्शन में आ जाएगी, वापस इसी डायरेक्शन में आ जाएगी। इस बॉल ने, देखो इस बॉल, जब ये फुटबॉल है इस दीवार से टकराएगी तो ये इसके ऊपर क्या लगाएगी? एक्शन लगाया तो दीवार इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या देगी? रिएक्शन। दिस इज रिएक्शन, दिस इज एक्शन। हमने कल पिछली जो लास्ट वीडियो हमारी हुई थी उसमें भी किया था कि अगर ये मास, इसका वेट नीचे लग रहा है किसी सरफेस के ऊपर, तो सरफेस ऑपोजिट डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू सरफेस हमें क्या देगा? नॉर्मल रिएक्शन। अगर हम नेक्स्ट इसमें ही देख लेते हैं, और बहुत सारी एग्जांपल्स बनती हैं। जैसे कि मान लो एक पर्सन है, ये ऐसे बोट में खड़ा है, ये बोट है और ये कोई मान लो हमारा लैंड पार्ट है, जो भी है, यहाँ पे पानी है चारों तरफ, बोट पानी में होगी, ये वाटर में बोट है, ये यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है। जब ये कोई लैंड पार्ट या कोई भी सरफेस लगा लो आप, जब ये पर्सन यहाँ से जंप करके यहाँ पे आएगा, यहाँ से जंप करके यहाँ पे आएगा, देखो कैसे होएगा? पहले वो नीचे की तरफ थोड़ा सा पुश करेगा ऐसे छलांग लगाने के, और बाद में ऐसे जंप कर जाएगा। मीन्स जब ये नीचे की तरफ पुश करेगा तो ये इसके ऊपर लगा रहा है एक्शन और बोट इसको देगी रिएक्शन, तो ये तो जंप करके यहाँ आ जाएगा और बोट जो है वो पीछे की तरफ चली जाएगी। ये भी एक एक्शन एंड रिएक्शन की ही एग्जाम्पल है। या दूसरी एग्जाम्पल हम स्विमर वाली लगा सकते हैं। स्विमर वाली क्या एग्जाम्पल है कि जो बंदे स्विमिंग करते हैं उनको इजीली समझ आ जाएगी कि हम स्विमिंग कैसे करते हैं। ऐसे पानी को अपने हाथों से ऐसे क्या करते हैं? पीछे की तरफ करते हैं और हम आगे की तरफ आते हैं। मीन्स हम एक्शन लगा रहे हैं और वाटर हमारे ऊपर क्या लगा रहा है? रिएक्शन लगा रहा है। स्विमर पानी को ऐसे पीछे की तरफ अपने हाथों से ऐसे ऐसे करता जाएगा और वो आगे की तरफ आता जाएगा। मीन्स वो वाटर के ऊपर एक्शन लगा रहा है और उसको ऑपोजिट रिएक्शन मिल रहा है। या और भी हम वॉक कैसे कर सकते हैं? थर्ड लॉ हमें चलने में मदद करता है, वॉकिंग।
ये भी थर्ड लॉ की एग्जांपल है, वॉकिंग। ये मान लो कोई सरफेस है, हम क्या करेंगे, हमारे पैर से इसके ऊपर क्या लगाएंगे, पहले एक्शन, एक्शन लगाया और इसको ऑपोजिट ग्राउंड के ऊपर हमने एक्शन लगाया और ग्राउंड हमें क्या देगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन। वही रिएक्शन हमें चलने में मदद करेगा। इसका क्वेश्चन ये भी होता है कि व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंडी एरिया। रेत के टिब्बे वगैरह या यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होती है, वहाँ पे चलना डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब ये एक्शन लगाएंगे हम, तो ये तो एक प्लेन सरफेस, हार्ड सरफेस, स्मूथ जो भी है ऐसा सरफेस है। मिट्टी वाले केस में क्या होगा, कुछ इस तरह। तो जब हम एक्शन लगाया, ये जो सैंड है ये अपनी पोजीशन से थोड़ी सी खिसक जाएगी। तो हमने जितना एक्शन लगाया हमें प्रॉपर रिएक्शन नहीं मिलेगा। अगर हमें प्रॉपर रिएक्शन ही नहीं मिलेगा तो रिएक्शन ही तो हमें चलने में मदद करता है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा वहाँ पे चलना डिफ़िकल्ट होएगा। और आइस के ऊपर भी चलना थोड़ा मुश्किल है। जब हम चलेंगे हमारा पैर स्लिप ही हो जाएगा, वहाँ पे तो चलो फ्रिक्शन नहीं होता, वो अलग केस आ जाता है। ओके, इसके रिलेटेड एक थर्ड लॉ के रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है। देखो, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ लूँ कि एक बॉडी है, उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट हैं डायरेक्शन में, तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाती है। देख, ये बॉडी है, इसके ऊपर इधर भी 10 न्यूटन फोर्स लग गई और इधर भी 10 न्यूटन फोर्स लग गई, ये कैंसिल हो जाएंगी। मीन्स नेट फोर्स 0 और ये बॉडी मूव नहीं करेगी। मीन्स यहाँ पे तो ये कैंसिल हो सकती हैं। बट फिर इस तरह तो थर्ड लॉ में भी अगर हम फुटबॉल को किक कर रहे हैं, वॉल के साथ स्ट्राइक किया और उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ही रिएक्शन मिलेगा ऐसे, तो फिर वो भी कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। वो कैंसिल आउट क्यों नहीं होती, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस cancel each other, then why action and reaction do not cancel each other? कैंसिल each other, तो फिर कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन एक दूसरे को क्यों नहीं कैंसिल कर रहे। ये जो फोर्सेस थी, इसका आंसर ये है, आपने सोच भी लिया होगा। ये जो 10 न्यूटन फोर्स थी, ये एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हैं। बट अगर हम ये वॉल बना दें, फुटबॉल आई, फुटबॉल लगाएगी इसके ऊपर, वॉल के ऊपर एक्शन, दीवार के ऊपर एक्शन लगा, दीवार फुटबॉल के ऊपर लगाएगी रिएक्शन। ये इसीलिए कैंसिल आउट नहीं होते क्योंकि एक्शन है वो दीवार के ऊपर लगेगा और रिएक्शन जो है वो फुटबॉल के ऊपर लगेगा। मींस एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, तो इसीलिए ये कैंसिल आउट नहीं होते। इसका आंसर ये लिख सकते हैं, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। ओके, तो ये थे हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।